गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10th में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ना है हमें। और मुझे क्या पढ़ाना है? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है। तो क्लास 10th का जो हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसमें टोटल हम लोग 5 लेसन को पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारे ऐसे 1 तक में हम लोग यूनिट 1 को पढ़ेंगे। 3 यूनिट दिया हुआ है क्लास 10th की हिस्ट्री में, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो ऐसे 1 में हमारा ओनली यूनिट 1 को पढ़ना है। और यूनिट 1 में हमारा 2 लेसन है। एक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि नेशनलिज्म मूवमेंट इन यूरोप, और दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट में हम लोग फोकस करेंगे वो हम लोग किस पे करेंगे? नेशनलिज्म पे। ठीक है, पहला जो यूनिट हमारा रहेगा उसमें हम फोकस जिस पे करना है वो हमारा नेशनलिज्म। ठीक है, राष्ट्रवाद, इसी वर्ड पे हम लोग को फोकस करना है, चाहे वो यूरोप के कंटेक्स्ट में हो चाहे इंडिया के कंटेक्स्ट में हो। ठीक है, और जो हमारा ऐसे 2 रहेगा उसमें फिर से जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़ रहे थे, जीविका अर्थव्यवस्था, है ना। हम लोगों ने क्या बात कहा था कि घटना प्रतिक्रिया के अलावा भी हम लोग इतिहास को देखेंगे, क्लास 9 में बात किए थे। वैसे ही क्लास 10th में भी हम लोग फिर से क्या बात करेंगे? जीविका अर्थव्यवस्था की और सोसाइटी की, समाज की चर्चा करेंगे यूनिट 2 में, जिसमें हम लोग मेनली ग्लोबलाइजेशन, है ना, भूमंडलीय विश्व का बनना, इसको देखेंगे, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे लेसन 3 में। और 4th में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये, है ना, औद्योगिकरण का युग, इंडस्ट्रियलाइजेशन एज। ठीक है, औद्योगिकरण हम लोग स्टार्टिंग से क्लास 9 में भी चर्चा करते आए हैं, इसके बारे में जानेंगे कि औद्योगिकरण कैसे हुआ। और यूनिट 3 जो है उसमें हमारा केवल क्या है? एक ही लेसन पढ़ना है, और वो लेसन हमारा क्या है? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। टोटल 5 लेसन ही, इजी है ना, बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री, वो क्या करेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से करेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तुम्हारे बुक में ये पिक्चर दिया गया है। ठीक है, ये पिक्चर जो है वो क्या है? ये एक पिक्चर बनाया गया है किसके द्वारा? फ्रेडरिक सरयू के द्वारा। पहले हम तुम्हारा बुक का ये चैप्टर का टाइटल लिख देते हैं, नेशनलिज्म मूवमेंट इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये मैंने क्या बताया कि फ्रेडरिक सरयू ने एक क्या बनाया है? एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है ना। ये किसके द्वारा बनाया गया है? फ्रेडरिक सरयू के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो तुम्हारी बुक में चित्र मेंशन है वो उस चित्र का क्या नाम है? पैक्ट बिटवीन नेशन, है ना। इस चित्र का जो नाम क्या है? पैक्ट बिटवीन नेशन। पैक्ट बिटवीन नेशन मतलब राष्ट्रों के बीच समझौता। ये जो चित्र बनाया गया है कब बनाया गया है? 1848 में, पैक्ट बिटवीन नेशन। किसकी बुक है ये? फ्रेडरिक सरयू की, है ना, राष्ट्रों के बीच में समझौता। ये जो है हमारे जो कवि हैं फ्रेडरिक सरयू, ये इनका क्या है? यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब कल्पना दृश्य, सब कुछ अच्छा हो वर्ल्ड में, है ना, ऐसा वो क्या कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इनके जो 4 चित्र की श्रृंखला है, एक सीरियल से इन्होंने क्या बनाया है? 4 चित्र बनाया है, और जिसमें सपनों का एक संसार गढ़ा है। ठीक है, ऐसा वर्ल्ड है ये जरूरी नहीं है, ये इनका क्या है? कल्पना है। सपनों का संसार रचा है, जिसमें उसने शब्दों में क्या कहा है? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र का मिलकर बना था उनका जो वर्ल्ड है ना। फ्रेडरिक सरयू जो हमारे एक राइटर हैं, उनका वर्ल्ड कैसा है? जो जनतांत्रिक है और सामाजिक गणतंत्र से बना है, यानी कि वो वर्ल्ड में क्या चाह रहे हैं? वर्ल्ड में चाह रहे हैं प्रजातंत्र हो। ठीक है, सामाजिक गणतंत्र हो, यानी कि कंट्री, राष्ट्र कैसे चले? एक लिखित संविधान पे चले, ये उनकी कल्पना है, आदर्श कल्पना। इसलिए हम लोग इस वर्ड को क्या यूज करें? यूटोपिया, है ना। ये राइटर की कल्पना है केवल। ठीक है, हम बात कब की कर रहे हैं? 1848 की कर रहे हैं। उस समय विश्व में ज्यादातर जो विश्व है क्या है? राजतंत्र है। ठीक है, ये उनकी कल्पना है उस समय की।
और इसमें इन्होंने इस चित्र में जो मैंने फिगर दिखाया उस चित्र में इन्होंने क्या किया है, यूरोप और अमेरिका के लोग को दिखाया गया है। इसमें दो कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है, यूरोप के लोगों को और अमेरिका के लोगों को। सबसे पहले जो हमारा जनतंत्र डेमोक्रेसी जो स्टार्ट होता है यूरोप से ही स्टार्ट होता है। तो वहीं से हम लोग बात करें 1848 में ये जो कल्पना रची गई थी, तो किस कॉन्टिनेंट को दिखाया जा रहा है, यूरोप के और अमेरिका के लोगों को दिखाया जा रहा है। इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष लंबी कतार में खड़े हैं इस पिक्चर में, है ना। इस पिक्चर में यूरोप के और अमेरिका के किसी भी एज के, ठीक है, सभी उम्र के लोग हैं, स्त्री भी है पुरुष भी हैं और एक सामाजिक लाइन में, लंबी लाइन में खड़े हैं। और हाथ में क्या लिखे हैं, क्या ले रखे हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा का क्या कर रहे हैं, वंदना करें। एक देवी है, वो क्या है, फ्रीडम की देवी, उसकी क्या करें, पूजा कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में भी हुआ, जब भारत में भी आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो भारत को क्या कहा, दिखाया गया, स्त्री, फीमेल, भारत माता के रूप में पूजा किया गया, ताकि लोग जैसे देवी माँ का पूजा करते हैं वैसे लोग उसके प्रति क्या हो, आकर्षित हो, उनके प्रति अपने फीलिंग रखें, ठीक है, सिंपैथेटिक फीलिंग रखें। इसलिए आर्टिस्ट ने, फ्रेडरिक सरियू ने भी स्वतंत्रता को क्या दिखाया है, एक फीमेल के रूप में दिखाया है ना। यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता की देवी की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग, याद होगा क्लास 9 में भी बात कर रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय क्या कहा गया था कि एक स्वतंत्रता की महिलाओं को दिखाया गया था, है ना। क्लास 9 में हम लोग पढ़ा कि वहां फीमेल को क्या दिखाया गया, स्वतंत्रता की देवी, ठीक है। यानी कि हम लोग जैसे देवी माँ का पूजा करते हैं तो फ्रीडम को भी हम लोग क्या दिखा रहे हैं, देवी माँ के रूप में ही दिखा रहे हैं, ताकि उसका आप क्या करें, नमन करें, ठीक है। यहाँ भी हम लोग एक क्या देख रहे हैं कि जो स्वतंत्रता की देवी है, ज्ञानोदय क्या ले रखी है, मशाल ले रखी है, टॉर्च ले रखी है ना। और एक हाथ में उसके पास क्या है, एक हाथ में घोषणा पत्र है, एक हाथ में मशाल है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, दुर्गा माँ के हाथ में भी लैम्प ज्वाला होता है ना। तो वैसे ही इस तरह की चीज दिखाया जा रहा है। और दूसरे मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र दिखाया गया है। प्रतिमा के नीचे क्या है, जो मूर्ति है, स्वतंत्रता की मूर्ति है, उसके नीचे में क्या धसा हुआ है, जमीन में निरंकुश संस्थानों का ध्वज अवशेष, है ना। जो पहले निरंकुश गवर्नमेंट थे, मोनार्की गवर्नमेंट था, उसका अवशेष वो स्वतंत्रता की देवी के नीचे पैर के तले, ठीक है। हमारे जो गॉडेस हैं उनके पैर के तले निरंकुश शासन का क्या डाल दिया गया, अवशेष डाल दिया गया है, ठीक है। और सरयू ने ये जो यूटोपिया अची है, दुनिया के लोग को, अलग राष्ट्रों को समूह में बांटे हुए हैं, उनके कपड़ों, उनके पहनावे से, राष्ट्रीय पोशाक से अलग अलग दुनिया के लोग पता चल रहे हैं। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, फ्रेडरिक सरियू के अनुसार स्वतंत्रता, फ्रीडम। वो लोग क्या कल्पना कर रहे हैं, एक जनतांत्रिक, है ना, एक जनतांत्रिक गणतंत्र की, सामाजिक गणतंत्र की कल्पना कर रहे हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लोग कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड के लोग कर रहे हैं। उस समय स्विट्जरलैंड कोई एक राष्ट्र नहीं था, है ना। जब 1848 की बात हो रही उस समय एक राष्ट्र राज्य नहीं था, अब ये राष्ट्र राज्य बन चुका है। फ्रांस भी, फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी, 1848 की बात हो रही है, 1789 में ही क्रांति हो चुकी है ना। तो प्रतिमा के पास में और भी कुछ कंट्री के लोग हैं, इस कंट्री के और क्या क्या लोग हैं, तो अभी तक और कंट्री में उसके आगे पीछे कौन है, जर्मनी के लोग हैं। जर्मनी में भी इस समय यूनिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसी लेसन में हम लोग जर्मनी का एकीकरण देखेंगे। यानी कि जर्मनी जो था, अभी क्या था, अभी छोटे छोटे समूह में विभाजित था, लेकिन एक राष्ट्र नहीं था। उसको हम लोग देखेंगे, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए थामे आगे खड़ा है, कौन, जर्मनी, ठीक है। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने इस छवि को रचा उस समय जर्मन लोग एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, ठीक है। हम लोग 1848 की बात कर रहे हैं, है ना। इस समय अभी तक जर्मनी में भी यूनिफिकेशन नहीं हुआ है, इटली में भी यूनिफिकेशन नहीं हुआ है। तो ये जो कल्पना देखा जा रहा है, इस कल्पना के बाद जर्मन लोग के से आगे ऑस्ट्रिया, दो सिसिली, रासाई लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी के और रूस के लोग भी शामिल है, जो क्या कल्पना कर रहे हैं, जनतांत्रिक वर्ल्ड का, है ना, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की कल्पना कर रहे हैं और गणतंत्र की स्थापना की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह की कल्पना चल रही है 1848 में, ठीक है। आगे इसी लेसन में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में कैसे क्रांति होती है,
और नए राष्ट्र का कैसे विचार का उदय होता है। फ्रांस एज ए नेशन, एक कंट्री कैसे बनता है। इसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे जर्मनी एज ए नेशन कैसे बनता है, एक राष्ट्र कैसे बनता है। इटली एक राष्ट्र कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। आयरलैंड का यूनिफिकेशन इंग्लैंड से कैसे होता है, इस चीज को देखेंगे, ब्रिटेन का, है ना। तो छोटे छोटे हमारे यूरोप में मेनली हमको क्या पढ़ना है, नेशनल वर्ड पढ़ना है, नेशनलिज्म पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है। तो हम लोगों ने तो देखा ये एक आर्टिस्ट की कल्पना देखी कि वो क्या चाह रहा है कि यूरोप में क्या आ जाए, यूरोप में राष्ट्रवाद आ जाए, है ना, जनतांत्रिक राष्ट्रवाद आए। कैसा राष्ट्रवाद आए, जो डेमोक्रेटिक हो, मोनार्की शासन नहीं हो और निरंकुश शासन नहीं हो, ठीक है, एक ऐसी वर्ल्ड की कल्पना कर रहा है। तो इसी कल्पना का आधार सबसे पहले जो कंट्री बनता है वो हमारा कौन बनता है, फ्रांस बनता है। फ्रांस की क्रांति और एक नए राष्ट्र का विचार को उदय देखेंगे। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो सबसे पहले नेशन वर्ड का जो उदय होता है पूरे वर्ल्ड में, नेशन एज ए राष्ट्र, इसका उदय कहाँ से होता है, हमारा फ्रांस से होता है। तो इससे आगे का जो, ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इससे आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, फ्रांस में क्रांति होती है। हम लोगों ने एक क्रांति 1789 की क्लास 9 में पढ़ा है, दो क्रांति हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, और फ्रांस एक राष्ट्रवाद कैसे बनता है इसको जानेंगे। साथ ही साथ एक गणतंत्र के रूप में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में फ्रांस में कैसे स्थापना होती है, एक छोटी कंट्री जर्मनी का कैसे यूनिफिकेशन होता है, जर्मनी एक राष्ट्र कैसे बनता है, ठीक है। इसके अलावा इटली कैसे राष्ट्र बनता है, आयरलैंड की समस्या को देखेंगे, पोलैंड की समस्या को देखेंगे, और यूरोप के बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियों के बारे में जानेंगे कैसे वो यूनाइट होते हैं, है ना। तो इससे आगे हम लोग कल के लेक्चर में रहेंगे। थैंक यू सो मच।